हेलो दोस्तों, आप सभी का जीएस के इस वीडियो सेक्शन में एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम दक्षिण भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सभी के सभी जो भी, चाहे वो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट वाली नदियां हों, उनको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन तक आप तक पहुंचाने की कोशिश इसमें रहेगी। देखिए, उत्तर भारत की नदियों में, भारत की नदियों को हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे तो नदियों को हम हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में पढ़ते हैं। तो हिमालयी नदियों में मेजर पार्ट हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला वो कवर कर लिया था। आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने के क्रम में हम पहली बात उन नदियों को पढ़ेंगे एक जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और दूसरी वो नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो एक बंगाल की तरफ जाने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ मुख्यतः हमने पढ़ा था कि वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जबकि अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियाँ जितनी भी होती हैं वो मुहाने का या जो एस्चुरी है, ज्वारनदमुख है, उसका निर्माण करते हैं। देखिए, एस्चुरी या ज्वारनदमुख क्या होता है कि जब नदी के बहाव क्षेत्र में कोई समुद्री जल प्रवेश कर जाए, मतलब जो नदी है समुद्र में मिलते समय उसकी संरचना को इस प्रकार है कि जैसे कोई हाई टाइड्स आ गए, है ना, कोई उच्च ज्वार की स्थिति होगी, या जो समुद्री पानी कभी कभी उस नदी के मुहाने के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो नदी के द्वारा बनाई गई इस प्रकार की आकृति ज्वारनदमुख या एस्चुरी के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये समुद्री पानी नदी के भीतर उसके प्रवाह क्षेत्र में ये समा जाए, आसपास भूमि है, तो इस तरीके की संरचना आपकी क्या कहलाती है, ज्वारमुख या एस्चुरी इसको बोला जाता है। जबकि जो डेल्टा है, डेल्टा में क्या है कि जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत में, या यूँ कहें कि जितनी भी हिमालयी नदियाँ अगर हैं या किसी पहाड़ी ढाल के स्वरूप बहकर आने वाली नदियाँ जो भी है, वो जब एक ढाल के स्वरूप बहकर आती है तो उनका वेग बहुत तीव्र वेग होता है, और तीव्र वेग होने के कारण वो नदियाँ अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स जो बहाकर ला रही हैं उस सेडिमेंट्स को समुद्र में आगे तक भी क्या कर देती हैं, डिपॉजिट उसका कर देती हैं, और नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अनेक भागों में बढ़ जाती है, और बीच वाला क्षेत्र जो डेल्टाई प्रदेश कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समुद्री क्षेत्र में भी थोड़ा आगे तक भी नदी का जो क्षेत्र है वो रहता है। तो इस प्रकार ये डेल्टा और एस्चुरी या ज्वारनदमुख का कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। अब बात करें अगर पश्चिमी तरफ अरब सागर में या कुछ खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियों की, तो उसमें जो सबसे प्रमुख नदी अगर हम बात करें, देखिए सबसे उत्तर से अगर दक्षिण की ओर हम बात करते हैं तो उसमें जो क्रम होगा लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिर रही हैं। बात करते हैं लूनी नदी की, तो लूनी नदी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अरावली रेंज है, और अरावली रेंज के पश्चिमी भाग में लूनी नदी वहाँ पर बहती है, और राजस्थान वाले क्षेत्र में ये लूनी नदी बहती है वहाँ पर। तो जो अरावली है, अरावली एक जल विभाजक का यहाँ पर कार्य करता है। तो जल विभाजक का जब वो कार्य करता है तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी अगर कोई है तो वो वहाँ पर लूनी नदी उस थार के मरुस्थली क्षेत्र में हम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है वो जल विभाजक का कार्य जब करता है, जल विभाजक का कार्य कैसे, क्योंकि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में आपको पूरा राजस्थान वगैरह दिखेगा, जबकि पूर्वी भाग में आपको भाबर वाला क्षेत्र यहाँ पर इस अरावली के पूर्वी भाग में दिखता है। होता क्या है कि जब साउथ वेस्ट मानसून बंगाल के जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, एक शाखा जब उसकी अरब सागर और दूसरी शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, तो जो अरब सागर वाली शाखा है वो इस अरावली पर्वत के समानांतर बहती है। तो उस अरब सागर वाली शाखा के कारण मानसून वहाँ पर बरस नहीं पाता, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है जब वो यहाँ हिमालय से मुड़ करके वापस आता है तो जो जैसलमेर के आसपास बारिश होती है वो इसी अरावली पर्वत के सामने होने के कारण वहाँ पर उस क्षेत्र में बारिश होती है। और भारत में सबसे लेट में अगर कहीं पर मानसून पहुँचता है तो वो यही बंगाल की खाड़ी के बाद जाके जैसलमेर में इसी अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में होती है। तो वो उधर वृष्टि छाया प्रदेश हो गया और इधर वृष्टि प्रदेश हो गया, और अरावली इसलिए जल विभाजक का काम वहाँ पर करती है। तो अरावली के पश्चिमी तरफ यहाँ पर लूनी नदी यहाँ पर बहती है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट साबरमती रिवर, साबरमती नदी
जो कि आपके उदयपुर राजस्थान से निकलती है। अरावली रेंजेस से ही इसका उद्गम भी होता है और आके गुजरात में साबरमती आश्रम इसके किनारे पर स्थित है। साबरमती रिवर फ्रंट भी इस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो साबरमती है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सब आके इधर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, काठियावाड़ तट और इधर कोकण तट के यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी स्थित है। पश्चिमी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जब हैं तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, हमने उनके तटों को इस तरीके से बांटा था कि गुजरात से दमन तक का तट काठियावाड़ तट कहलाता है, फिर दमन से नीचे गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाता है, गोवा से मंगलोर तक का तट जो होता है वो कनारी तट के नाम से जाना जाता है, और मंगलोर से नीचे केरल तक का तट वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो काठियावाड़, कोंकण, कनारी और मालाबार तट इस तरीके से पश्चिमी घाट के तटों को बांटते हैं। और पूर्वी घाट में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोरोमंडल तट होता है, उत्तरी सरकार तट, यहाँ पर उसके बाद उत्कल तट जिसको बोला जाता है, फिर ऊपर सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र। इस तरीके से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के तटों को हमने देखा था। तो उसी में यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ती है और खंबात की खाड़ी में साबरमती आके गिर जाती है। उसके पश्चात माही रिवर ये वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे कई बार किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की वो नदी कौन सी है, तो माही रिवर जो कि धार जिले से निकलती है, और ये भी इसका जो उद्गम है ये विंध्याचल श्रेणी से होता है। विंध्याचल श्रेणी ये वही श्रेणी या विंध्याचल पर्वत जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, तथा खुद में एक क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, यही विंध्याचल श्रेणी जब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक ये जाती है, विंध्याचल, भाड़नेर और जो कैमूर पर्वत है, इस तरीके से इसकी कुछ श्रेणियाँ बटी रहती हैं। ठीक, और सबसे ऊंची चोटी अगर विंध्याचल या विंध्य रेंज की बात करूँ तो वो सद्भावना रेंज के नाम से, इसको आप सद्भावना पीक के नाम से जानते हैं। बात करें अगली जो नदी है, नर्मदा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। नर्मदा नदी आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये एक अमरकंटक की पहाड़ियों में अगर हम बात करते हैं तो जो सतपुड़ा रेंज है इसके ठीक नीचे जो विंध्याचल रेंज है, यहाँ पर अगर हम विंध्याचल रेंज देखें तो विंध्याचल रेंज यहाँ पर है, विंध्याचल रेंज, और इधर सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज नीचे। तो इन विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये नदी एक घाटी बनाते हुए आती है, और इस घाटी को नर्मदा नदी घाटी या नर्मदा भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2 भ्रंश पर्वतों के बीच में हमेशा एक न कोई नदी बहती है, जो रिफ्ट वैली के नाम से उस नदी को या भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, और ये नर्मदा भ्रंश घाटी के नाम से विंध्याचल और सतपुड़ा ये हमारे जाने जाते हैं। तो विंध्याचल जो पर्वत है वो भी ब्लॉक माउंटेन है। नीचे अगर हम देखें तो सतपुड़ा पर्वत ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। तो इन 2 ब्लॉक माउंटेन के बीच में ये नर्मदा नदी की घाटी हमको देखने को मिलती है, और यह सतपुड़ा की एक रेंज है आपके पास इधर जो महादेव, और महादेव के बाद सतपुड़ा की अगली रेंज आती है मैकाल रेंज। ठीक है, तो इसी सतपुड़ा की इस मैकाल रेंज के ही वहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और मैकाल की अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक उत्तर की तरफ जाती है और एक दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ जाने वाली जो नदी है उसको हम सोन नदी बोलते हैं, सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, बिहार में जाकर वो मिलती है। और एक नदी दक्षिण की ओर, या यूँ कहें कि दक्षिण पश्चिम की ओर वहाँ पर उसका प्रवाह देखने को मिलता है, मुख्यतः पश्चिम की तरफ। तो वो नदी नर्मदा नदी है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी घाटी के जिस नाम से इसको जाना जाता है। नर्मदा नदी पर आप याद रखिएगा, इसी नदी पर राणा प्रताप सागर और इसी नदी पर आपका गांधी सरोवर भी स्थित है, और इसी नदी पर आपका जवाहर सागर, ये 3 आप याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर और आपको जवाहर सागर, ये 3 प्रोजेक्ट इसी में हैं। फिर सरदार सरोवर इसी में आगे जाके गुजरात में, वो प्रोजेक्ट भी हमको नर्मदा नदी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से विंध्याचल, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा रेंज की मैकाल जो पर्वत है उस मैकाल की अमरकंटक पहाड़ियों से ही निकल कर आती है और संबाद की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आगे अगर हम बात करें तापी नदी की, तो जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में, विंध्याचल के दक्षिण में, सतपुड़ा के उत्तर में अगर स्थित है तो वो नर्मदा नदी, सतपुड़ा के दक्षिण में, और नीचे एक अजंता पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अजंता की पहाड़ियाँ वो भी कुछ ब्लॉक माउंटेन्स के उसमें हम देख सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो अजंता और सतपुड़ा के बीच की जो भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये आपकी
तापी नदी। याद रखिएगा भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो 3 प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। एक तो नर्मदा, एक तापी और एक हम देखेंगे यहाँ पर जो छोटा नागपुर के पठार से पलामू से ये दामोदर नदी निकलती है। तो ये 3 ऐसी नदियां हैं जो आपकी भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियां हैं, इनको याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अगली नदी भीमगाड़ झरने से कर्नाटक में निकलती है और गोवा में से बहते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसको बोलते हैं मांडवी रिवर या मांडवी नदी। मांडवी नदी के अलावा एक जवारी नदी है जो कि गोवा में बहती है और वो भी अरब सागर में गिर जाती है। तो मांडवी और जवारी इन दोनों को याद रखिएगा आप, ये कहाँ पर हैं? गोवा में। फिर शरावती नदी अम्बुतीर्थ नाम के पहाड़ियों से कर्नाटक में ये शरावती नदी निकलती है और शरावती रिवर को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसी शरावती रिवर पर भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जो गिना जाता है जोग जलप्रपात जिसको बोला जाता है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है, जिसको गरसोपा जलप्रपात, इसके ये 3 नाम हैं। तो ये इसी शरावती रिवर पर आपका बसा हुआ है, ठीक है, यह स्थित है, ऐसा भी कह सकते हैं। अरब सागर में गिर जाती है शरावती रिवर, कर्नाटक से निकलती। नेक्स्ट गंगा वैली, पश्चिमी घाट कर्नाटक में से ही ये नदी भी निकलती है, कर्नाटक से ही ओरिजिनेट हो रही है। कौन सी? भीमगाड़ झरना वाली और जो ये शरावती रिवर और गंगा वैली, ये तीनों नदियां कर्नाटक से आपकी हैं। नेक्स्ट पेरियार रिवर, देखिए पेरियार और भरतपुजा ये दोनों मुख्य नदियां हैं आपकी केरला की। पेरियार रिवर इडुक्की डैम प्रोजेक्ट जो इडुक्की बांध है वो इसी नदी पर वहाँ पर बनाया गया है और अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई की एक पहाड़ी अष्टमुडी, ठीक है, अष्टमुडी 2687 किलोमीटर, पूरे पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अष्टमुडी, वो इसी अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और इसी अन्नामलाई पहाड़ी से ये पेरियार रिवर निकलती है। और भरतपुजा ये भी इसी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और ये भरतपुजा का दूसरा नाम अगर हम देखें तो पोनानी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि आगे जाकर वेम्बनाड झील में मिल जाती है, जो कि एक लैगून झील वहाँ पर है। भारत की सबसे लंबी झील अगर बोलें तो वेम्बनाड झील, जो कि एक लैगून झील भी है, केरला में स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अरेबियन सागर में जाकर मिलने वाली पश्चिमी की तरफ भारत की पश्चिमी पश्चिमी घाट इसको हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर की ये जो नदियाँ हैं याद इसे रखिएगा, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, उसके बाद नीचे हम देखें तो मांडवी, जवारी, जो शरावती है, गंगा वैली, पेरियार और भरतपुजा। तो ये इस तरीके से हमने देख लिया। अब बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर मिलने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां। तो उन बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी में हमने देखा था कि जब ये गंगा नदी इस तरीके से जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो फरक्का बैराज से यहाँ पर से लगभग एक इसकी जो वितरिका है वो अलग हो जाती है और हुगली नदी के नाम से ये आगे बढ़ती है। और हुगली नदी, इसी नदी के तट पर हमने देखा था कि जो कलकत्ता शहर है वो इसी हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसी हुगली नदी में फुल्का नामक एक स्थान पर यहाँ पर दामोदर रिवर जो आके हुगली नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, दामोदर नदी गंगा नदी की नहीं, दामोदर नदी गंगा की एक वितरिका हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर को मैंने बताया कि ये भी एक भ्रंश घाटी से बहते हुए आती है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पलामू नामक स्थान से ये निकलती है और हुगली नदी में आकर फुल्का नामक स्थान पर मिल जाती है। फिर उसके बाद एक झारखंड के क्षेत्र में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी, इस पर जो इसका उद्गम है वो रांची के पठार से होता है। रांची का पठार, अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार की, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो बेसिकली हम देखते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। और वो मुख्यतः तीन जो पठारी भाग हैं उन 3 पठारी भागों से यहाँ पर मिलकर बना होता है, जैसे रांची का पठार, जैसे हजारीबाग का पठार, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो सुवर्ण रेखा नदी है ये इसी रांची के पठार से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, हुगली के थोड़ा सा नीचे से आके, ठीक है। फिर वैतरणी रिवर एक आती है और वैतरणी रिवर भी इसी दंडकारण्य के पठार के आसपास के रीजन से मिलती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। एक ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी नदी कोयल और शंख इन 2 नदियों के संयुक्त धारा से मिलकर ब्राह्मणी नदी बहती है और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों से ये नदी बहते हुए आती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बात करें महानदी की, जिस पर भारत में जो महानदी पर बनाया गया कौन सा हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध अगर बात करें तो इसी महानदी पर बना है। ये महानदी निकलती है सिहावा पहाड़ी से। मैंने अभी बताया था आपको कि सतपुड़ा पहाड़ी, जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज
कि अगर हम बात करें तो ये विस्तृत रेंज है, फैली हुई रेंज है, तो अलग अलग क्षेत्रों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट, पश्चिमी तरफ इसको सतपुड़ा रेंज से, फिर आगे जाके हम देखते हैं तो इसको महादेव रेंज से, फिर आगे जाके और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर मैकाल रेंज आती है। और पूरी सतपुड़ा रेंज की अगर हम बात करें तो महादेव रेंज में स्थित एक धूपगढ़ आती है जो कि सर्वोच्च चोटी इसकी मानी जाती है। तो इसी जो सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये 3 रेंजेस इस सतपुड़ा रेंज की मानी जाती हैं। तो उस मैकाल रेंज में मैंने अभी बताया था आपको कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और अमरकंटक की पहाड़ी के साथ साथ यहीं पर एक सिहावा की पहाड़ी पाई जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियाँ निकल रही हैं, सोन और नर्मदा, जबकि सिहावा पहाड़ी से वहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होता है इसी मैकाल पर्वत पर। तो मैकाल जो महानदी है वो महानदी आगे आके यहाँ पर आपका उड़ीसा के तट पे यहाँ पर अपना विशाल डेल्टा बनाती है। और महानदी के ठीक दक्षिण में ही यहाँ पर भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील भारत की एक लैगून निर्मित झील तो है। लैगून झील वो होता है जो समुद्र का पानी, सपोज ये लैंड है और ये समुद्री पानी इस तरीके से आया, तो समुद्र में कुछ काई या घास इस तरीके से जम जाती है, तो इस तरीके से ये पानी अंदर ट्रैप हो जाता है और एक नैरो एंट्री इसकी रह जाती है। तो यहाँ पर से इस प्रकार से निर्मित ये झील हमारी लैगून झील कहलाती है। जो लैगून झील में सबसे बड़ी अगर झील अगर है तो ये चिल्का झील है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो भी चिल्का झील है। बात कर रहे हैं अगर ये खारे पानी की झील है, सलाइन वाटर इसमें है खारे पानी की, ठीक है, लेकिन ये आपके तट पर स्थित है। अगर मैं भारत में बीच में कहीं पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोलूं तो आपको यहाँ पर वो मिलेगी राजस्थान में सांभर झील, ठीक है, वो किसी तट के किनारे स्थित नहीं है। तो पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वह सांभर झील होगी खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी, लेकिन तट पर स्थित है वो पूरी तरीके से स्थल अवरुद्ध झील होगी। ये यहाँ पर एक नैरो एंट्री इसकी किससे है, समुद्र से भी है। तो इस तरीके से चिल्का झील के बारे में आप ये तथ्य कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर अगली नदी आती है नासिक महाराष्ट्र में, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली गोदावरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोदावरी, जो कि एक विशाल डेल्टा भी वहाँ पर बनाती है। और गोदावरी नदी में इसकी कई अन्य सहायक नदियाँ भी हम जैसे देखते हैं। तो जब ये नदी त्र्यंबक पहाड़ियों से महाराष्ट्र में नासिक से इसका उद्गम होता है तो उसमें हम जैसे इसकी सहायक नदियाँ जो पश्चिमी तरफ से मिल रहे हैं, दुधवा, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, है ना, और इंद्रावती, सवारी, सेलूरी, ये सब नदियाँ जो गोदावरी नदी है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। अब इनमें से एक इंद्रावती नदी, ये इसके बारे में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र से ये उद्गमित होती है। और इस इंद्रावती नदी को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसी इंद्रावती नदी पर भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला एक चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। और बात करें अगर दक्षिणी छोर से या दाईं तरफ से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदी है वो मंजरा नदी, और इसी मंजरा नदी पर यहाँ पर एक निजाम सागर, एक आर्टिफिशियल लेक निजाम सागर स्थित है। तो ये गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर ही अपना डेल्टा बनाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में, और यहाँ से ये कृष्णा नदी आती है और ये भी बे ऑफ बंगाल के मुहाने पर जब मिलती है तो उस पर ये एक बड़ा डेल्टा का निर्माण वहाँ पर करती है। और कृष्णा नदी के ही ठीक उत्तर में हम आंध्र प्रदेश में एक झील देखते हैं, कोलेरू झील, ठीक है। तो कोलेरू झील ये भी एक लैगून झील है जो कि कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित है। कृष्णा नदी की भी एक अपनी एक ड्रेनेज सिस्टम इसका पाया जाता है दक्षिण भारत में, और जिसमें हम देखते हैं कि भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, वराडा, तुंगा और भद्रा, तुंगभद्रा, ये इस तरीके की इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से गिनी जाती हैं। अगली बात अगर मैं करूं तो कृष्णा नदी की जब हम बात करते हैं तो इसके बहाव क्षेत्र में ही एक आर्टिफिशियल लेक हम देखने को मिलती है वहाँ पर, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ही ये स्थित देखने को मिलती है हमें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के आसपास ये नागार्जुन सागर पड़ेगा आपका, ठीक है। फिर अगली पेनेरू या पेन्नार जो नदी है, नंदीदुर्ग और केशव नाम की दो इसकी जो आपकी कहें जलधाराएं हैं, उन जलधाराओं के, उन सरिताओं के मिलने से आगे पेन्नार नदी के रूप में ये नदी आगे बहते हुए आती है। और पेन्नार से थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर ही आपको एक और झील मिलेगी, पुलिकट झील, ठीक है।
तो ये कुछ झीलें भी आप साथ साथ याद करते रहिएगा। और कहाँ पर है ये क्रम इस तरीके से याद रखिएगा ताकि आपको पता चले कि कृष्णा के बाद पेन्नार नदी और उसके ठीक नीचे पर पुलिकट झील, कृष्णा के ठीक ऊपर पे यहाँ पर कोलेरू झील है। कोलेरू झील तट पर नहीं, थोड़ा सा अंदर आपको स्थित देखने को मिलेगी। कृष्णा के बहाव क्षेत्र में आपको नागार्जुन सागर झील देखने को मिलेगी, जबकि महानदी के मुहाने पर दक्षिण में यहाँ पर चिल्का झील आपको देखने को मिलेगी। गोदावरी नदी के बारे में एक फैक्ट, गोदावरी नदी को वृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को वृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, जबकि जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा ये अलग चीज है, ठीक है। दक्षिण गंगा अगर खाली आएगा तो गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा अगर आएगा तो वहां पर कावेरी नदी। होता यह है कि जब कावेरी नदी ये एकमात्र दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो साल भर क्या रहती है आपकी जो इसमें नदी है, ये पेरेनियल रिवर है दक्षिण भारत की, साल भर इसमें पानी रहता है। होता यह है कि क्योंकि ये आपका इमर्जिंग मानसून और रिट्रीटिंग, जिसको हम इमर्जिंग मानसून जो होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, और जो रिटर्निंग मानसून है आपका, ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको बोला जाता है, और आता हुआ मानसून जिसको साउथ वेस्ट मानसून है, इन दोनों के द्वारा ये नदी अपना जल लेती है, या नदी में इसमें जल रहता है, इसलिए दक्षिण भारत के इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम इसका कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है और अपने मुहाने पर यह भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। और दो अन्य नदियां हैं, बेगोई और ताम्रपर्णी। ये बेगोई नदी आपकी पाक जो खाड़ी है, पाक की खाड़ी, उसमें गिरती है, और ताम्रपर्णी नदी आपकी मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस तरीके से एक पूरे दक्षिण भारत की नदियों का तंत्र, एक दक्षिण भारत की नदियों का ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियाँ, इनमें से जो कुछ भी कई नदियाँ हैं जो बार बार इनकी सहायक नदियाँ या कुछ नदियों को डायरेक्ट पूछ लेता है कि वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां हैं या अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियां हैं। कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं करिएगा, एक दो बार देखिएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर उत्तर के दक्षिण का क्रम अगर पूछे तो इतना याद रखिएगा, लोनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जवारी, सरवदी, गंगावली, पेरियार, भरतपूजा। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो दामोदर, सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगोई तथा ताम्रपर्णी, ये इस तरीके से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों में जाकर गिरने वाली नदियों का ये सिलसिला है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और इसी तरीके से आगे भी हम ज्योग्राफी के लेक्चर, इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। बने रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।